नमस्कार। न्यूज पंच में चार बड़ी अहम महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं कृतिका, जहां हम खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। दोस्तों, इसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां सीटों पर जोड़ घटाव इस समय जारी है और ऐसे में कई जगह पर मनमुटाव की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, कहीं से भी अभी सेट नहीं हो पाया है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है बिहार से, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां ममता सरकार इस समय दबाव में नजर आ रही है। जिस तरीके से गैंगरेप का पूरे जो अपराध है, जो मामला सामने आया, उसके बाद में अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी उसमें हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय ममता सरकार पर कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर भी जानेंगे विस्तार से अपडेट। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अफगानिस्तान ने दम दिखाया और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कई जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि ये एक और नया युद्ध को जन्म दे सकता है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आखिर क्यों छिड़ी हुई है ये जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां गाजा में बंदूकें खामोश हो गई हैं और जिंदगी गूंजती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या जिंदगी की वापस उसी तरीके की वापसी हो पाएगी? क्योंकि गाजा क्षेत्र से जो लोग पलायन किए थे वो अब वापस तो आ चुके हैं, लेकिन उन्हें उनके घरों की बजाय दिख रहा है सिर्फ बंजर भूमि, क्योंकि उनके घर हो चुके हैं पूरी तरह से तहस नहस। किस तरीके की तस्वीरें हैं बताएंगे वो भी विस्तार से आपको, साथ ही तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जहां सियासी जंग इस समय अपने चरम पर है और सभी दल उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे के लिए माथापच्ची करते हुए नजर आ रहे हैं। सीटों का जोड़ घटाव चल रहा है, रणनीति के मोहरे बिछाए जा रहे हैं। सत्ता की लड़ाई एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच है। हालांकि किसी भी गठबंधन ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। ऐसे में चुनावी मैदान में 2 मुख्य चेहरे मुख्य तौर पर नजर आते हैं। एक है नीतीश कुमार, जो 2 दशकों से बिहार की राजनीति में सुशासन और विकास के प्रतीक बने हुए हैं, और दूसरे हैं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो युवाओं की उम्मीद और बदलाव की राजनीति का चेहरा माने जा रहे हैं। गली गली, चौपाल और सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है कि 2025 में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? सुशासन का अनुभव या युवा शक्ति का जोश? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट उनसे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार में सीटों पर माथापच्ची। तो जी हां, बिहार में सीटों पर माथापच्ची इस समय नजर आ रही है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर ये फॉर्मूला आज तैयार होने की पूरी उम्मीद भी नजर आती है। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में ही ये मंथन आज होने जा रहा है और इस मंथन में कई बड़े चेहरे यानी कि बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर भी आज इसमें मोहर लग सकती है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा तो मौजूद थे ही, साथ ही जीतन राम मांझी इस बैठक में मौजूद रहे, विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल सहित कई बड़े नेता बिहार के वहां पर इस वक्त मौजूद रहे इस बैठक में, जब जेपी नड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। इन बैठकों को लेकर सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि बातचीत जो है वो इस समय अंतिम दौर में है और एनडीए में कोई भी सहयोगी नाराज नहीं है, ये बात सम्राट चौधरी ने कही। साथ ही एलजेपी ने कहा कि जल्द ही सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ऐसे में हर किसी को इस समय इंतजार है कि आखिर एनडीए में किस दल को कितने सीटें दी जाती है, सीट शेयरिंग का क्या कुछ फॉर्मूला तय होता है। लेकिन जहां एक तरफ एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। किस तरीके से वो आपको बताते हैं। दरअसल महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच इस समय इस तरीके से फंसा हुआ है कि पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां
सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस इस समय नाराज भी नजर आ रही है और तेजस्वी यादव हालांकि मनाने की खूब सारी कोशिशें भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से फोन पर भी बातचीत की है सीट शेयरिंग को लेकर। साथ ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आज दिल्ली भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात उनकी संभव है और अगर ये मुलाकात होती है तो सीट शेयरिंग की पर बात होना भी पूरी तरह से संभव है कि इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद पर वो अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम के पद की डिमांड वो लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के बाद तय करने की बात कही। कांग्रेस कह रही है कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए, जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा, ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन उप मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी को फिलहाल माले का भी साथ मिल चुका है और वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अब वो सम्मानजनक सीटें कितनी होंगी ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बताएगा और इस महागठबंधन में क्या सीट शेयरिंग के जो भी फॉर्मूला तय होगा क्या उस पर सभी दलों की सहमति बन पाएगी महागठबंधन में, ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक और साथ ही राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आज सबसे पहले कुमार आलोक आपके पास में आना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दो पीढ़ियों की जंग सबसे साफ तौर पर नजर आ रही है। नीतीश कुमार के पास अनुभव है तो तेजस्वी के पास है उत्साह। ऐसे में बिहार की गली गली में सवाल यही कि 2025 में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। कुमार आलोक, देखिए दोनों तरफ से अगर हम कहें महागठबंधन की ओर से भी और एनडीए की ओर से पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर हो रही है। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो दोनों ही तरफ से अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि एनडीए का जैसा कि आप बता रहे हैं कि देर रात तक मीटिंग हुई और आज या कल वहाँ सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। लेकिन जहाँ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य ये है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि वहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे जब सवाल सीट शेयरिंग के बारे में पूछा गया तो वो उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन असली मामला ये है कि राउस एवेन्यू कोर्ट में कल उनकी पेशी है। कल तीनों राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव को पिछले 25 अक्टूबर को जब फैसला सुरक्षित रखा था राउस एवेन्यू कोर्ट ने तो उन्हें 13 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। तो उसके मद्देनजर देखते हुए कल राउस एवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला होता है लैंड फॉर जॉब मामले में, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा। ये कल फैसला कर सकती है सीबीआई की जो अदालत है वो फैसला कर सकती है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के मामले में। तो उसके बाद जो सीट शेयरिंग की बात है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लालू परिवार के लिए। कल का दिन जब राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। जहां तक सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी के साथ भी तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस अड़ी हुई है अभी भी 60 सीटों के लिए कम से कम 60 से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है और उधर आरजेडी भी अड़ा हुआ है कि वो डिप्टी सीएम यानी सीएम फेस तेजस्वी को घोषित करे, जिस पर कांग्रेस भी अभी सहमति नहीं दिखा पा रही है और सीपीआई एमएल भी सहमति नहीं दिखा पा रही है। तो कल अगर ये 55 सीटों पर कांग्रेस अगर बना लेती है आरजेडी को तो हो सकता है कि आरजेडी कांग्रेस तेजस्वी को सीएम का फेस घोषित कर सकती है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। राजेश भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, उम्मीदवारों की सूची से पहले सीटों की माथापच्ची एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में बखूबी नजर आ रही है और आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक भी होनी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? क्योंकि आज बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक के बाद में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो ये पूरा फॉर्मूला है वो लगभग तय हो जाएगा और ये भी लगातार सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर किसी भी तरह की कोई नाराजगी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। देखिए कृतिका, जहाँ तक भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का सवाल है तो बैठक शाम 6:30 बजे के आसपास है। उसके पहले ये माना जा रहा है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सीटों की संख्या जो है वो तय कर ली जाएगी और इसके लिए रायशुमारी का दौर जो है चल रहा है। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अभी आवास पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल भी सुबह 10 बजे जो बैठक शुरू हुई 10:30 में, वो बैठक रात 8 साढ़े 8 बजे तक चली, जिसको पूरा मैंने दिन भर कवर किया और तमाम गतिविधियों को डीडी न्यूज़ के दर्शकों से साझा करने की कोशिश की गई। और आज की अगर बात करें तो आज भी ये बैठक 12 बजे शुरू हुई है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के जो दो बड़े
बड़े नेता हैं ललन सिंह और संजय झा, उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह अभी जेपी नड्डा के आवास के भीतर मौजूद हैं और बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो चल रही है। ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले एनडीए के सीटों का जो पूरा खाका तैयार किया गया है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और तब बीजेपी बाकायदा अपने सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति में बहस करेगी और उस पर अंतिम मुहर जो है रजामंदी की मुहर लगेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। और कहीं न कहीं एनडीए के भीतर जो नाराजगी के स्वर फूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि चिराग पासवान बड़ी सीटें जो हैं वो झटक ले गए हैं, लिहाजा मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत क्षोभ है। उन्होंने 7-8 सीट की मांग की थी, लेकिन मुझे वो सीट भी नहीं मिली और पसंदीदा सीटें बिल्कुल नहीं दी जा रही हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को मनाकर किस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले सीटों का ऐलान किया जाता है, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में और जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा। ठीक है, कुमार आलोक आपके पास आना चाहेंगे सीधे तौर पर। अगर हम देखें तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, लगातार विधानसभा चुनावों को कवर करें, एक छोटा सा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक खबर इस समय आ रही है कि आरजेडी के 1 से 2 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? सवाल एक बार फिर करें। कुमार आलोक, मेरा सवाल यह है कि जानकारी ये मिली है कि आरजेडी के 1 से 2 विधायक हैं जिन्होंने इस समय आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है, आरजेडी से अलग हो गए हैं। अपडेट क्या है आपके पास? ये अभी सोर्सेस ही कह सकते हैं इसको, इसको हम पक्की खबर नहीं कह सकते जब तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो। लेकिन ये सच है कि यहाँ पर जो चर्चा है कि 2 विधायकों ने टिकट ना मिलने, उनको ये मालूम हो गया कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने पार्टी की सदस्यता से रिजाइन दे दिया है। लेकिन अभी ऑफिशियली इस खबर को शाया नहीं किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, और साथ ही राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज मंच में रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का सिर शर्म से झुक गया है। दरअसल आपको बता दें कि फिर एक बार एक बेटी की चीखों ने राजनीति की दीवारों को हिला दिया है। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ निर्मम दुष्कर्म हुआ, जिसके कारण अब पूरा पश्चिम बंगाल गुस्से में उबल रहा है। एक छात्रा ने जहां पढ़ने और जिंदगी में आगे बढ़ने के अपने सपने संजाए, वहीं उस छात्रा के सपनों को कुचल दिया गया। और इस पूरे मामले के बाद सियासत भी भड़क उठी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, कांग्रेस ने भी तीखा वार किया है और एक बार फिर से सवालों के घेरे में है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बंगाल में बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारे बनकर रह गई है? क्या प्रशासन फिर से सोया हुआ था, या फिर उस तंत्र की विफलता है जो अपराधियों को खुली छूट दे चुका है? जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दुर्गापुर गैंगरेप मामले में एक्शन। तो जी हां, दुर्गापुर गैंगरेप मामले में ये बड़ा एक्शन भी इस समय फिलहाल देखने को मिला है। एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है, जहां पीड़िता के माता पिता ने भी न्याय की गुहार लगाई है और इसके साथ ही ये जानकारी भी दी है। वहां आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि वारदात की पहले से ही प्लानिंग का शक पुलिस को नजर आ रहा है और पुलिस पीड़िता को पूरा इंसाफ मिलेगा, ये बात पुलिस कह रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या वाकई आरोपियों को कहीं ना कहीं जेल में दरवाजों के पीछे भेजा जाएगा, सलाखों के पीछे से भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो पीड़िता के माता पिता हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई। क्या कुछ कहना है उनका, वो एक बार आपको सुनाते हैं। बेटी थोड़ा डेवलप है और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया, अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी, एसपी, कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन।
चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। तो सीधे तौर पर जो लड़की के जो पिता हैं उनको आपने सुना, वो किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर उसको मार दिया जाएगा। ये इस तरीके के तमाम आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले पर इस वक्त सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है, राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो। और ऐसे में किस तरीके से ये सियासी घमासान मचा हुआ है और क्या कुछ कहना है शुभेंदु अधिकारी का, और बंगाल में कानून व्यवस्था को किस तरीके से उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा। इसके साथ ही जो शुभंकर सरकार है, उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में टीएमसी सरकार पूरी तरह से विफल है, फेल साबित हो रही है। लेकिन इसके साथ ही जो शशि पांजा है वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण से बचने की अपील वो कर रही हैं। दरअसल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले सामने आने के बाद में जहां एक तरफ ममता सरकार चौतरफा घिर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे भारतीय जनता पार्टी और वहीं कांग्रेस इस समय हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही दुर्गापुर गैंगरेप मामले में महिला आयोग भी इस समय सख्त नजर आ रहा है। किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। क्योंकि दुर्गापुर में एनसीडब्ल्यू दल इस वक्त अस्पताल पहुंचा हुआ है और अस्पताल पहुंच करके वहां पर पूरी जानकारी ली है। इस पूरी खबर को लेकर के आयोग ने डीजीपी को भी पत्र लिखा है इस पूरे मामले को लेकर, और इस पत्र में लिखा गया है कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। 5 दिन का वक्त एनसीडब्ल्यू की तरफ से दिया गया है कि 5 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी जाए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर भी अपराध, आप सभी को पता है कि किस तरीके से हर रोज इस तरह की खबरें सामने आती हैं और महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, वो आप सभी जानते हैं। पुलिस की निष्क्रियता पर भी चिंता कहीं ना कहीं जाहिर की गई है एनसीडब्ल्यू की तरफ से, और ममता सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। साथ ही बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए इस समय नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर तो लगातार काफी लंबे समय से सवाल उठ ही रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट इस समय मांगी गई है और रिपोर्ट के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो तय की जाएगी इस पूरे मामले में। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और ऐसे में आखिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ लेटेस्ट बयान है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। Arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. तो पुलिस को आपने सुना, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आगे की कार्रवाई अभी इस समय की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं प्रसन्नजीत कोलकाता से, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, इस पूरे मामले में अभी तक अगर हम देखें तो 3 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पर सवाल यह है कि क्या आरोपियों को सजा मिलेगी या फिर ये केस भी बाकी मामलों की तरह ही सियासी बहसों में गुम हो जाएगा? प्रसन्नजीत। बताया था कि जब तक होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से सीधी तरह से कोई निर्देश ना आए तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सच साबित हुआ। परसों रात को 8:30-9 बजे की वारदात है और जगह को घेरा गया है आज सुबह, मतलब 36 घंटा बाद। जी, तो आप आरजीकर की इंसिडेंट याद करें कि वहां को भी इस तरह से घेरा गया था करीब 36 घंटा बाद। तो 36 घंटे में चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने तय कर लिया कि किस तरह से केस को क्या किया जाए और उसके बाद जगह को घेरा गया है। और क्या तय किया चीफ मिनिस्टर, तो हमने अभी आधे घंटा पहले चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसको इस तरह से 1, 2, 3 पॉइंट करके बनाया है। मुझे इसीलिए पसंद नहीं करते हैं, तो उनका 3 पॉइंट मैंने बनाया है। उन्होंने आरजीकर के समय पे आप जैसे महिला का जो कर्मी है पूरे देश में काम करते हैं, इनको बोल दिया था कि आप नाइट शिफ्ट में काम ना करो जी। तो इस बार उन्होंने बताया ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स है या बाकी स्टूडेंट्स है जो कैंपस में रहती हैं, उनको बता दिया कि आप शाम को मत निकलो अभी थोड़ी देर में।
बांग्ला में बताया, इसीलिए आपको वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो बोल दिया कि आप शाम को मत निकलो। तो आप समझ लिया कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नतीजा होने वाला है इस केस का। दूसरी बात, उन्होंने बता दिया कि ये निजी कॉलेज का मामला है, तो निजी कॉलेज को वहां पे अपना जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टेट का जिम्मेदारी खत्म। और तीसरी बात है, 3 सूत्री उनका ये सलाह है पूरे प्रदेश को। और तीसरा उन्होंने बताया, देखिए इस तरह की जो नारी निर्यातन है पूरे देश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मणिपुर में होता है और उड़ीसा में। इस बार उड़ीसा का नाम ले लिया उन्होंने क्योंकि ये लड़की और उनकी परिवार उड़ीसा से है और इस बार उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बन गया है। तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर कॉमन ले लिया, एक्स फैक्टर है वो अभी तो, और उड़ीसा का नाम ले लिया कि वहां पे भी होता है। तो इसीलिए वहां पे जब होता है तो पूरे देश में इसके बारे में चर्चा होना चाहिए, प्रतिवाद होना चाहिए। तो ये 3 सूत्री फैसला उन्होंने सुना दिया नॉर्थ बंगाल जाने की पहले। आप समझ लीजिए कि ये जो गैंग रेप है, ये बेचारा लड़की है, इनका माँ बाप है, इनका क्या परिणाम होने जा रहा है। तो ये बंगाल है, आप क्या करेगा। अब सामने चुनाव है, हम लोगों को इसी तरह से झेलना पड़ेगा और बस यही है, क्या बताएं आपको। लेकिन इसके साथ ही प्रसन्नजीत, कानून व्यवस्था और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार तो चौतरफा घिर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और आम जन जो है उसमें काफी गुस्सा है, रोष है। उसके बावजूद भी इस तरीके की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं खुद का बचाव करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है, जैसा आपने बताया। ये चीफ मिनिस्टर लोग कहते हैं कि औरत होने के बावजूद भी, मेरे लिए मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, मेरे को पकड़ के जेल में ले जाएंगे। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के दिल में थोड़ा सा भी अगर हमदर्दी किसी के लिए कभी भी किसी ने मुझे उदाहरण के तौर पर दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा। कोई भी को पवार के लिए इन्होंने कुछ भी कर सकती है। आने वाले चुनाव में एक सांसद अगर पूरे देश में, आप मान लीजिए, आप इन्होंने बताती है कि मैं बंगाल को बिहार नहीं होने देंगे, मैं बंगाल को उत्तर प्रदेश नहीं होने देंगे। आप बताए तो बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई सांसद या कोई भी चुने हुए इंसान रास्ते में लथपथ होते हुए चेहरा लेकर भागे हैं। ये बंगाल में हुआ है, जम्मू कश्मीर में भागे हैं, ये बंगाल में हुआ है। तो ये सब कुछ अब बंगाल में ही देखेंगे। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे सफाई दिया जाता है कि बंगाल को हम बिहार नहीं होने देंगे, बंगाल देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बयानबाजी इस तरीके की जा रही है और अपना बचाव करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है क्योंकि वो इस समय चौतरफा घिरी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है तीसरी महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से गोलियों की आवाजों ने सीमा पार की खामोशी तोड़ दी है। एक और युद्ध की आहट इस समय सुनाई दे रही है और ये आहट आ रही है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, हमले कर रहे हैं। पक्तिया से लेकर पक्तिका तक, कुनार से लेकर के खोस्त तक, कुल मिलाकर हम देखें तो गोलियों और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। और इन हमलों को लेकर के अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने कई पाक चौकियों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं पाकिस्तानी सेना का दावा है कि अफगान ठिकानों को तबाह किया है। आखिर इन हमलों को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई सारे वीडियोज इस समय नजर आ रहे हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो दोनों देशों के बीच अब एक और संघर्ष की आहट नजर आ रही है। कुल मिलाकर जो बॉर्डर पर जो कई जिले हैं उनमें भीषण संघर्ष दोनों देशों के बीच में जारी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जंग छिड़ी हुई है। अफगानी सेना ने पाकिस्तान चौकियों पर कब्जा किया है, ये दावा भी इस समय किया जा रहा है। और ये दावा है कि दक्षिणी प्रांत का जो हेलमंद है वहां पर पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा किया जा चुका है, अफगान की तरफ से ये दावा है। और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है इस हमले को सीधे तौर पर अनावश्यक बताया है पाकिस्तान ने, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि पक्तिया, पक्तिका, कुनार और खोस्त ये वो प्रांत हैं जहां पर ये झड़पें हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में।
इसके साथ ही हेलमंद और नंगरहार प्रांतों में भी ये संघर्ष इस समय देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 6 से 7 जगह हैं जहां पर इस तरीके के संघर्ष है और सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो भी इस समय वायरल हैं। पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि अफगान ठिकानों को तबाह कर दिया है और अफगान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया इस जो पूरा अभियान है उसको सफल बताया गया है। इसके साथ ही जो कुल मिलाकर आपको बता दें कि हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है सशस्त्र बल, ये बयान इस समय दिया गया है अफगान की तरफ से। अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता हैं रक्षा मंत्रालय के, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जवाबी अभियान था। हमला स्थानीय समय अनुसार आधी रात को समाप्त हुआ। अगर विरोधी पक्ष फिर से अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो हमारे सशस्त्र बल उनके हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है और कड़ा जवाब देंगे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान दिया गया है। आखिर एक नजर इस पर डालते हैं कि आखिर ये जंग छिड़ी क्यों है, जंग के पीछे प्रमुख तौर पर वजह क्या है, वो एक बार आपको बताते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। इस जंग की अगर हम बात करें तो 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले किए गए थे और इन हवाई हमलों में टीटीपी के जो चीफ हैं नूर वली महसूद, उनको सीधे तौर पर निशाना पाकिस्तान ने बनाया, जिसके बाद में इस हवाई हमलों के बाद 11 अक्टूबर को अफगानी सेना ने सीधे तौर पर इसका जवाब दिया, जिसमें नंगरहार और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वहां पर ये हमले किए गए। हालांकि ये संघर्ष अभी इस कई सारी चौकियों पर और कई सारी वीडियोज इसमें नजर आती हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी और इसी के साथ चलिए अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। तो ये जंग क्यों छुड़ी वो हमने आपको बताया और इसके साथ अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कहते हैं कि जंग तो कुछ रोज होती है लेकिन जिंदगी बरसों रोती है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के जख्म भरने में भी लंबा अरसा लगेगा। संघर्ष पर विराम का फैसला हो चुका है लेकिन जिंदगी बसाने की जंग अब भी लड़ना बाकी है। गाजा के प्रभावित लोग जो अपना बसा बसाया पूरा आशियाना छोड़कर जा चुके थे, उन्होंने अब शांति की उम्मीद में घर वापसी तो की, लेकिन घर तब तक खंडहर में तब्दील मिला है। गाजा में हर ओर तबाही का यही मंजर है और उसी तबाही के बीच जिंदगी दोबारा शुरू करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जिंदगी बनाने की ये जंग जो है वो इस समय लगातार जारी है। किस तरीके से आइए आपको बताते हैं। दरअसल जिंदगी बचाने की जो ये जंग है वो इस समय जारी है। गाजा में हर ओर तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है, जैसी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बर्बाद आशियानों में फिलिस्तीनी जो हैं वो अब लौट रहे हैं, जो पलायन कर चुके थे जंग की वजह से वो अब वापस आ रहे हैं। खंडहरों जो उनके घर थे वो इस समय खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और उन खंडहरों में अपनी जिंदगी की तलाश करते हुए ये आम लोग। गाजा में कुल मिलाकर हरियाली का पूरी तरीके से नामो निशान मिट चुका है। सड़कों पर सिर्फ कंक्रीट और उसकी धूल नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से अगर हम देखें तो जीवन का एक और संघर्ष ही वहां पर इस समय शुरू हो चुका है और अब एक ये बड़ी चुनौती है गाजा को दोबारा से स्थापित करने की। लेकिन सवाल ऐसे में एक और उठ रहा है कि कल रिहाई तो क्या खत्म होगी ये लड़ाई? जी हाँ, ट्रंप की प्लानिंग पर भी इस समय कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही ये पूरा प्रस्ताव सामने आया था, शांति का ये प्रस्ताव। और ऐसे में क्या शांति समझौते पर इस हमास जो है वो दस्तक करेगा? अब तक क्योंकि सभी जो शर्तें हैं उन पर सहमति हमास और इजराइल के बीच में नहीं बनी है। मिस्र में गाजा शांति समझौते की भी अहम बैठक कल होनी है। हमास ने इस बैठक में शामिल होने से ही सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। गाजा छोड़कर के पीछे हटने को हमास बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये जंग रुकेगी? पहले चरण का शांति समझौता की अगर हम बात करें तो पहले चरण के शांति समझौते में खासतौर पर ध्यान दिया गया है कि आखिरी जो 20 बंधकों को रिहा हमास की तरफ से किया जाएगा, जो बंधक हमास ने बनाए हुए हैं। बदले में फिलिस्तीन के 250 कैदी भी रिहा होंगे। सरवान बरगुती का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है और साथ ही आपको बता दें कि बरगुती को खूंखार आतंकी इजराइल की तरफ से माना जाता है और इजराइल की जेल में इस समय उम्र कैद की सजा ये व्यक्ति काट रहा है। हमास बरगुती को रिहा करने की मांग पर इस समय अड़ा हुआ है और शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो क्या ये बात एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आएगी? इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।